नमस्कार, स्वागत है आपका। और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के पास खाने की तेल की कीमतों में जो वॉलेटिलिटी है उसके खिलाफ हेज करने का कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद ये थी कि सेबी शायद वायदे पर लगे बैन को हटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में त्योहारों का माहौल है और ज़रूरी ये भी है कि इनफ यहाँ पर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी रहे, लेकिन जो एक कमी है यहाँ पर हेजिंग की लेकर, वहाँ से उसे कैसे पूर्ति करती है इंडस्ट्री, कैसे देखती है उसे, क्या आगे कोई समाधान है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजौरिया, सोपा के ईडी डीएन पाठक एंड मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर पाठक, आपका व्यू हम जानते हैं, आप काफ़ी वोकल और काफ़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर रहे हैं, लेकिन जो ये अब यहाँ पर निकल के आया है और जिस तरह से सोयाबीन के प्राइसेस में मूवमेंट है, क्या आप एक हेजिंग मैकेनिज्म मिस करते हैं? देखिए, हेजिंग मैकेनिज्म बिल्कुल मिस करती है इंडस्ट्री और ट्रेड भी, लेकिन ऑयल में मिस करते हैं। अभी भी हमारा व्यू यही है सोपा का मेंबर्स का कि सोयाबीन को छोड़ दें, क्योंकि अपनी लोकल फसल कम है, वर्ल्ड के मुकाबले 2-3% ही है। तो सोयाबीन को छोड़ के बाकी ऑयल में हेजिंग डेफिनेटली होनी चाहिए थी। हमने भी सेबी को भी रिक्वेस्ट किया था, सरकार को भी बोला था कि आप ऑयल में हेजिंग मैकेनिज्म डेफिनेटली प्रोवाइड करें, क्योंकि बड़ा इम्पोर्ट है और पिछले साल हमने देखा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेड को, इंडस्ट्री को बहुत नुकसान भी हुआ है। तो ऑयल में डेफिनेटली हेजिंग होनी चाहिए, ऐसा सोपा का मानना है। मिस्टर बजौरिया, क्लियरली 7 कमोडिटीज पर यहाँ पर जो ब्लैंकेट बैन है वो अगले 1 साल के लिए जारी कर दिया है। कैसे देखते हैं आप साल दर साल विदाउट अ कॉन्वर्सेशन फीडबैक जो इंडस्ट्री एज रिप्रेजेंटेटिव्स आप भी यहाँ पर देते हैं, देखते हैं, उसको बिल्कुल नकार के जस्ट 1 साल के लिए और ब्लैंकेट बैन देना, आप कैसे रीड करते हैं इसे? है सरकार में तो जो एक तरीका है चीजों को लॉजिकली देखने का, वो अभी थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है पॉलिसी मेजर्स में। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थोड़ी ज्यादा दिख रही है और लॉजिकल और जो इकोनॉमिक वायबिलिटी चीजों की है उस पर ध्यान थोड़ा सा कम है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है आज भी और अगले साल भी। जैसे तेल की कीमतों में, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में सभी, मेरे साथी और हैं वो भी सभी कह रहे हैं कि तेल की ड्यूटी बढ़नी चाहिए थी सोयाबीन की उगाई के वक्त या अभी भी, लेकिन उस पर सरकार का बिल्कुल निगेटिव है कि नहीं, हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में जो बाकी चीजें हैं बहुत सारी वो मिसिंग है पॉलिसी मेकिंग से, ऐसा अभी से दिखाई पड़ रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा है। बजौरिया जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक चीज है, खाने के तेलों के भाव तो अच्छे खासे गिरे भी हैं, उसके बावजूद भी अगला साल कैसा रह सकता है, कैसा नहीं, वो सारे पॉइंट्स विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन पूरे 1 साल का बैन एक्सटेंशन आप कैसे रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, एडिबल ऑयल में रिसेंट आरबीआई के डेटा के हिसाब से -17% इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन का तो एडिबल ऑयल में कोई इशू ही नहीं है, मतलब रादर डिफ्लेशन है। और एडिबल ऑयल की कीमतें देखेंगे, पिछले 7-8 साल पहले जो कीमतें थी वही कीमतें आज हो गई है एडिबल ऑयल की। एंड सो ये बात जो जिस तरह का इन्होंने बैन को जो कंटिन्यू किया 1 साल और के लिए, जैसे मेरे मित्र पाठक साहब ने कहा कि इसमें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज्यादा लग रही है देन द कमर्शियल और अदर लॉजिकल रीजनिंग। तो वही बात है अभी इसमें, और कोई दूसरी बात है नहीं। और वी आर कीपिंग आवर इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड लॉट हैंडीकैप्ड विदाउट एनी प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, जो वर्ल्ड में दूसरे सब कमोडिटी प्लेयर्स को अवेलेबल है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बोले, मलेशियन एक्सचेंज बोले, चाइना में डलियन बोले, और हम हमारे अपने हाथों से अपने लोगों को थोड़ा वीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो अभी ट्रेड और इंडस्ट्री चलाना है और इतना बड़ा ये कमोडिटी का एडिबल ऑयल का जो स्पीयर है, इसमें 16.5 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 9.5-10 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन है, 26-26.5 मिलियन की जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी को हम वंचित कर रहे हैं एक वाजिब इंस्ट्रूमेंट से। तो ये चिंता का विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये हमें लग रहा था कि अब की बार तो गवर्नमेंट कम से कम इस चीज को थोड़ा समझेगी, और जैसे मेरे मित्र पाठक साहब ने भी कहा है और मेरा भी वही मत था कि यदि आप सभी चीज में न चालू करना चाहे कि सोया सीड, मस्टर्ड सीड और पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल, कम से कम पाम और सोयाबीन, क्रूड पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल में तो शुरू कर सकते थे। तो बातें कम से कम इससे एक समन्वय हो जाता कि कुछ उनकी बात रह जाती, कुछ इंडस्ट्री की बात रह जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट ने वो किया नहीं है। एंड हमें ऐसे ही अभी समय निकालना पड़ेगा।
सो बट हमारी कोशिश जरूर रहेगी गवर्नमेंट को बार बार इस बात को टेकअप करने के लिए। Okay. ये तो ठीक है, हमने एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिया है, लेकिन हो सकता है इसका रिव्यू भी हो सकता है। ऐसी कोई जनरली बात नहीं कि रिव्यू नहीं होगा। और इलेक्शन जब स्टेट के हो जाएंगे और सेंटर के हो जाएंगे अगले साल मई तक, तो उसके बाद डेफिनेटली इस बात का रिव्यू भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके मिस्टर बजोरिया, हमें याद है कि सरकार ने 1-2 स्टेप्स यहाँ पर आगे भी लिए थे। लिस्टेड कंपनीज को कहा गया था कि कमोडिटीज कैसे हेज करते हैं वो बताएं। इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर हेजिंग को एक पुश भी मिलने की बात की गई थी। कैसे देखते हैं वो सारे स्टेप्स एंड द फैक्ट कि अब यहाँ पर कोई हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो क्या कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी बड़ी पोजिशंस हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हेज करते हैं? बड़े वाले लोग तो कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हेज कर पाते हैं, बट वो भी ज्यादा नहीं कर पाते। एक लिमिटेड वे में ही कर पाएंगे, बिकॉज वहां भी एक अपना मार्जिन देना है, सब कुछ करना है, और रुपी वहां फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन भी हैंडल करना है। तो ये सब बात से, और जो मीडियम और छोटे हैं वो तो इंडियन एक्सचेंज पे निर्भर थे पूरे, और उन्हें तो ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। और नॉट ओनली ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स, मैं तो कह रहा हूँ किसान के लिए भी आप देखो, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, उनके लिए भी ये दिक्कत की बात है। बिकॉज वो भी जो प्रोड्यूस सोइंग कर रहे हैं, या जो हार्वेस्टिंग हो रही है, या एफपीओ जो खरीद रही है, उनको भी यदि आगे के महीनों में रेट अच्छा है और उनको हेज करना है, तो वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ में है, मतलब पूरे मार्केट प्लेयर्स के साथ में है। एंड तो ये दिक्कत है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वी कैन टेक इट अप अगेन, और इलेक्शंस के बाद में हमें वापस कोशिश करते रहेंगे, तो सिल्वर लाइनिंग है, चांस मिल सकता है इसको वापस रिज्यूम कराने का, और उसके बाद में वो बात आगे बढ़ सकती है। अनिल जी, आप सरसों कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ तो फसल भी अच्छी थी, भाव एमएसपी के नीचे भी गए। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रशिंग हमने अच्छी आते हुए देखी है, भाव काफी इंप्रूव हुए हैं, वापस से यहाँ पर प्रीमियम पे आए हैं। आप कैसे देखते हैं वायदे का ना होना? लेकिन नहीं होने से अंधकार छा गया है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि किस भाव में लेना और किस भाव में बेचना। आज की तारीख में 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी है, 30% इंडस्ट्री चल रही है सरसों की। 80 लाख टन से 113 लाख टन किसान ने सरसों पैदा कर दी। वायदा बहुत जरूरी था। अगर मान लो एमएसपी वाली आइटम पे वायदा चालू भी नहीं हो, तो जो इंटरनेशनल इंपोर्ट हम करते हैं तेल, उस पर तो वायदा बहुत जरूरी था। बहुत कोशिश की, और भी संस्थाओं ने कोशिश की, मोपा ने भी बहुत कोशिश की, कोइट ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो अभी बताया बाजोरिया साहब ने, इलेक्शन है, तो इलेक्शन ईयर में हो सकता है सरकार के अपने कुछ नियम हो, उसकी वजह से इसको बंद कर रखा है। बाकी कोविड के समय बंद किया था, कई कमोडिटी बंद हुई, कई कमोडिटी चालू हुई 2008 के बाद। आज समय की मांग है कि ये चालू होनी चाहिए थी, फिर भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो उनके ऊपर है। वर्ल्ड लेवल पर वायदे चालू है, हिंदुस्तान से ऊपर जहां भी काम हो रहा है वहां पे सब जगह वायदे चालू है, खाली इंडिया में फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। इसका असर गवर्नमेंट को सोइंग पे देखने को मिलेगा, मस्टर्ड की सोइंग पे देखने को मिलेगा, आने वाली क्रॉप को देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि और इस साल तो हम 140 से 165 पे पहुंचे हैं, आने वाले साल में और भी इससे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़े, वो हालात हो जाएंगे अगर समय पे वायदा चालू नहीं किया गया तो। इसमें एक सबसे बड़ी आपको और बताता हूँ मैं, एनसीडीएक्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। वायदा चालू अगर एनसीडीएक्स कराना चाहते हैं, तो जो अपर सर्किट लोअर सर्किट की लिमिट 6% कर रखी है, इसको 3% इनको करनी पड़ेगी, तो ही गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी, नहीं तो ध्यान नहीं देगी। एक दिन में एक कमोडिटी में 6% बढ़ना, 6% घटना आम आदमी के लिए खतरनाक काम है। तो मुझे लगता है कि इसमें एनसीडीएक्स को भी सोचना चाहिए कि सर्किट मार्जिन को कम करे, वापस कोशिश करते रहेंगे, आज नहीं तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद समय पर अपने आप चालू होगा वापस। क्योंकि अब हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप सरसों की एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी, और फेस्टिवल सीजन में किस तरह का प्राइस रेंज बन सकता है? सरसों में अभी अवेलेबिलिटी 40 लाख टन के आसपास है, जिसमें कुछ ट्रेड 30 से 35 लाख टन मानते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 1 नवंबर के आसपास 40 लाख टन सरसों की अवेलेबिलिटी है। 8 लाख से 9 लाख टन महीने की क्रैशिंग हो रही है, तो सरसों की कोई शॉर्टेज नहीं है। और नवंबर के महीने के बाद में दिसंबर से आने वाली सरसों की बातें चालू होने लग जाएगी, मतलब सरसों के फूल दिखने लग जाएंगे, सरसों के सोइंग की बातें चालू हो जाएगी। तो मेरे को लगता नहीं है कि सरसों में अभी तेजी का माहौल है। 110 रुपए सरसों तेल में अभी तेजी का माहौल नहीं बनता है इसके अंदर, ये स्थिति है। ऑलराइट, मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं फसल जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे अजीब लगा कि सरकार का जो फर्स्ट एस्टिमेट है सोयाबीन का, जी,
115 लाख टन है, जो सोपा के एस्टीमेट से 3 लाख टन कम है। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है। जी। लेकिन जैसा हमारा एस्टीमेट 118 लाख टन का है, 24 लाख टन का कैरी ओवर है, तो 142 लाख टन जो डिमांड सप्लाई जो हमने अभी इशू की है और जो भी तैयार की है, उसके हिसाब से इंडियन सप्लाई पोजीशन, डिमांड पोजीशन कंफर्टेबल है, क्योंकि अपने को दिख रहा है कितना सोयाबीन अपने पास है। तो ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं, उन पे थोड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। कुछ कंसर्न शायद हो सकते हैं ब्राजील की क्रॉप में हो, बहुत बड़ी क्रॉप है, अगर वहां कंसर्न हुआ तो बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोयाबीन की सप्लाई डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी क्रशिंग होगी इस साल। लास्ट ईयर तो ऑल टाइम हाई क्रशिंग थी 115 लाख टन, और मुझे लगता है इस साल भी क्रशिंग ऐसी ही रहेगी। एक्सपोर्ट थोड़ा कम होने की उम्मीद है इस साल, इससे भी थोड़ा प्रेशर ही रहेगा, तो सप्लाई अच्छी रहेगी। तो अभी तो एवरीथिंग लुक्स कंफर्टेबल, सब कुछ ठीक दिखता है। कोई बहुत ज्यादा कहीं ऐसा दिखता नहीं कि तेजी होने की कोई वजह हो। ओके। और जी हाँ, ऑफ कोर्स सरकार की पैनी नजर भी यहाँ पर है ही। बजोरिया जी, एक फाइनल सवाल आपसे, बाकी के इस साल में आप किस तरह का इंपोर्ट्स देखते हैं आप? इंपोर्ट तो जैसे मैंने कहा, अभी 165 लाख टन ये साल हम देख रहे हैं। जो ऑयल ईयर 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 का जो है, उसमें 65 लाख है। और अगले साल में देखिए, क्रॉप बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं रही है वापस। थोड़ा सा किसानों को दाम ढंग से नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से इंपोर्ट में हमें मतलब तो ठीक है, हमारे पास इंपोर्टेड ऑयल का पोर्ट्स पे स्टॉक अच्छा है। एंड दूसरी बात यह है कि अनक्रश्ड सोया सीड, सरसों सीड भी जैसे अनिल भाई ने कहा, वो भी है हमारे पास में। तो अगले साल में मुझे नहीं लगता इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट 160 से 165 लाख ही रहेगा 23-24 में। और हमारा ओन डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो करीबन 100 लाख के आसपास रहेगा। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट रहेगी। लेकिन बात वही है, जैसे अनिल जी ने कहा, पाठक जी ने कहा, हम सबका व्यू यही है कि फ्यूचर स्टेटिंग को तो जरूरी है, उसको शुरू करना चाहिए और हम प्रयत्न करते रहेंगे। और हम होपफुल है इलेक्शंस के बाद में हमारी बात की सुनवाई बेटर तरीके से होगी और उसका रास्ता निकलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जब तक ऑयल इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स के लिए दिवाली का टाइम है, सबको हमारी दिवाली की बहुत बधाइयाँ। फेस्टिवल का टाइम है, एंजॉय योरसेल्फ। ऑयल बहुत रीजनेबल रेट में, सस्ते रेट में देश में चाहिए, उतना तेल अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम कंज्यूमर को हैप्पी रख पा रहे हैं, सेटिस्फाइड रख पा रहे हैं। वो हमारे लिए भी प्रायोरिटी है। लेकिन हमारे थोड़ा सा व्यू ये रहता है कि साथ के साथ में थोड़ा जस्टिस किसान को भी मिले। जी हाँ, इंडस्ट्री और किसान और ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि पिछले 2 सालों में हमने मोस्ट ऑफ दी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर बेहतर मुनाफा कमाते हुए देखा भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेलों पे वो पूरी 360 डिग्रीज कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे प्रेशियस मेटल्स में SIP के जरिए कैसे आप निवेश कर सकते हैं, क्या है तरीका। इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ई-बुलियन के फाउंडिंग डायरेक्टर गौतम चौकसी। अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हो तो SIP के जरिए अब ये आपको मौका मिल रहा है। हमारे साथ ई-बुलियन के फाउंडिंग डायरेक्टर गौतम चौकसी हैं। गौतम नमस्कार। और सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जैसे हम पहले जानते हैं कि ये पहला ऐसा चीज है जहां पर आप SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, सिर्फ सोने और चांदी में नहीं, प्लैटिनम और पैलेडियम में भी। कैसे देखते हैं आप इस बाजार को, क्या फीडबैक है? नमस्कार। तो हमने ई-बुलियन जो एप्लीकेशन है या जो प्रोडक्ट है, अभी इंडिया में ऑलरेडी कई कंपनियां हैं जो गोल्ड और सिल्वर, डिजिटल गोल्ड और सिल्वर ऑफर करती है। लेकिन एक गैप हमने महसूस किया जहां कोई भी कंपनी प्लैटिनम और पैलेडियम ऑफर नहीं करती है। तो हमने एक जो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च किया है, वो चारों मेटल में इन्वेस्टमेंट करना एकदम आसान और सब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम एकदम ट्रांसपेरेंट वे में और 2 वे प्राइस, मतलब बाइंग और सेलिंग प्राइस ट्रांसपेरेंट वे में एप्लीकेशन और वेबसाइट में अवेलेबल है। और नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो SIP जो आम आदमी के लिए, टू मेक इट सिस्टमैटिक एंड टू मेक इट डिसिप्लिन, वो स्टार्टिंग एट 100 रुपीज से वो एवरी वीक या एवरी मंथ नॉट ओनली इन गोल्ड बट सिल्वर या प्लैटिनम या पैलेडियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब अपन कोई भी, जैसे
इन्वेस्टमेंट या गोल्ड या सिल्वर की कॉइन खरीदे तो उन पे अपन काफी हैवी मेकिंग चार्जेस स्पेंड करते हैं, और जब अपन वापस जूलर या बेचने जाएं तो वो प्रीमियम जो हमने दिया है वो गवा देते हैं। तो ई बुलियन के माध्यम हम जो ऑफर कर रहे हैं वो होलसेल प्राइस लिंक्ड, इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड हमारे लोकल प्राइसेस है ड्यूटीज और टैक्सेस के साथ, और इन्वेस्टर्स कैन बाय एज लिटिल एज 100 रुपीज गोइंग अप टू एनी अमाउंट। एंड गौतम, इसमें टैक्सेस कैसे लगते हैं और कहाँ पे आप ये सोना, चांदी या प्लैटिनम स्टोर करते हैं? So, इस पे सब प्रेशियस मेटल्स पे टैक्स जो लगते हैं वो 3% GST लगता है। Okay. और ई बुलियन ऑल्सो इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां हम B2B कस्टमर्स को भी GST इनवॉइस का की फैसिलिटी देते हैं, जहां वो GST अगर चाहे वो क्रेडिट ले सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो 3% तो कॉस्ट ही रहेगा, लेकिन B2B बिजनेस के लिए ये बड़े फायदेमंद की चीज है। और जहां तक हम जानते हैं ई बुलियन इज द ओनली कंपनी इन इंडिया दैट इज करंटली ये ऑफर कर रहा है। गौतम, एक फाइनल सवाल। एज ऑफ नाउ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, जहां पर सोने को तो हमने आता हुआ देखा है, लेकिन क्लियरली चांदी थोड़ी मिसिंग थी। प्लैटिनम, पैलेडियम में इतनी प्राइस मूवमेंट है, उसके बावजूद भी लोग इसमें ट्रेड या इसको ओन नहीं कर पा रहे थे। ये तरीका आप देखते हैं लोगों को आराम से इसको एक्सेप्ट करने का? बिल्कुल, क्योंकि अब तक गोल्ड और सिल्वर के लिए वेरियस ऑप्शंस है। आप ETFs पकड़ लो, MCX या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, लेकिन प्लैटिनम और पैलेडियम के लिए समझिए आप आपके ज्वेलरी मार्केट में जाके एक छोटा कॉइन ले भी ले, लेकिन खरीद तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो ये समस्या है मोस्ट इन्वेस्टर्स की। तो हमने एक ट्रांसपेरेंट ऑप्शन दिया है कि भाई बाय भी करे तो हम बैठे हैं खरीदने के लिए जब भी इन्वेस्टर को बेचना हो। भाव की बात करें तो प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज करीबन 60% डाउन है। और काफी लोगों को पता भी नहीं होगा, आपके व्यूअर्स को, कि प्लैटिनम इज लेस देन हाफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो लॉन्गर टर्म में think it's a good investment for diversification. एब्सोल्युटली। गौतम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए। तो क्लियरली एक और एवेन्यू जहां पर आप जाकर इस बार इस त्योहार इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माल्या भी हैं। प्रथमेश, काफ़ी कुछ है बाजार में ट्रेड करने के लिए, लेकिन सबसे पहले सोने के ही आपके प्राइसेस का व्यू जानना चाहेंगे। $2000 पर आउंस पे हम बैठे हैं, यहाँ से क्या करें? क्लियरली मनीषा, रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है वॉर के जरिए। स्पेसिफिकली इजराइल और हमास का जो है क्लियरली रिस्क प्रीमियम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट $2100 यहाँ से, और M6 में करीब और यहाँ से 1500 तक की मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 57,000 से लेके 61,000 तक ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का मूव है। काफी अच्छा मूवमेंट आ गया और बहुत कम समय में ऑलमोस्ट इसी मंथ में, अक्टूबर मंथ में 10% का गेन हुआ है। बट क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क दिखता है, थोड़ा सा करेक्शन दिखती है। तो जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सेल करके काम करे। पॉसिबली नीचे में 60,800 का भाव जो देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी 71,400 के भाव नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बट दोनों ही काउंटर में डिप्स आए, आप लॉन्ग टर्म के लिए दोनों भी काउंटर में एक्यूमुलेट करना बहुत ही एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी में आती हुई, ऑन बाइंग स्ट्रैटेजीज ही यहाँ पर निकलती भी हुई। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस क्यू के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।